स्टूडेंट्स, वेलकम आपका मेरी नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इससे पहले मैं आपको पूरा बेंट रूल को एक्सप्लेन कर चुकी थी और हमने कुछ कुछ एक्सेप्शंस को देखा था और हमने वहां पर देखा था कि हम लोन पेयर को और बॉन्ड पेयर को कैसे अरेंज करते हैं और हमने कुछ कुछ बॉन्ड एंगल्स को भी फाइंड आउट किया था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जिसको बोलते हैं ड्रैगोज रूल। क्या बोलते हैं? ड्रैगोज रूल। ठीक है, तो आइए इसके डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। इफ एन एलिमेंट बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड, अगर कोई भी एलिमेंट आपका थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है और बिलो और उसके नीचे बिलो करता है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम, और उसके साइड एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है चाहे तो वो 2.5 हो सकती है या फिर उससे भी कम हो सकती है, देन देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम टेक्स प्लेस। फिर उस सेंट्रल एटम के अंदर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। आपको क्या याद रखना है? कोई भी आपका साइड एटम है, ठीक है, और आपका जो सेंट्रल एटम है अगर वो थर्ड पीरियड से नीचे लाई करता है और जो उसका साइड एटम है उसकी जो आपकी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे कम होती है, तो इस केस के अंदर हम लोग जो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। और इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रैगोज रूल। यहाँ पर मैंने आपका क्या ले लिया? 15th ग्रुप ले लिया है। ये हमारे क्या है? ग्रुप है। और ये हमारे पास क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? अपने ये लिख दिए, नानी पापा अशु सब बीमार, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड आपका एंटीमनी। यहाँ पर हो गया। हम लोग नाइट्रोजन की तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं sp3, इसकी तो निकालते हैं sp3, बट यहां से लेकर यहां तक एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते हैं। इनके सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन हम लोग नहीं करते हैं। अब बात ये आती है कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते क्यों नहीं है। अब देखते हैं इनके बीच में होता क्या है। बेसिकली जो आपका नाइट्रोजन का ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री देखने को मिलता है, बट वहीं पर जो कि एंगल बॉन्ड एंगल आपको फास्फोरस का भी 107 देखने को मिलना चाहिए था, बट आपका फास्फोरस का जो बॉन्ड एंगल है वो 107 ना देख क्या। बेसिकली होता क्या है, नाइट्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 107 डिग्री। फास्फोरस का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 ना मिलकर हमें कितना देखने को मिलता है? 90 के आसपास देखने को मिलता है। तो इतने जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने ऐसा फाइंड आउट किया, तो फिर हमने उसको फिगर आउट करने की कोशिश की कि इनके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। मैं आपको इसकी दो एक्सप्लेनेशन दूंगी कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री कैसे आता है। फर्स्ट मैं एक्सप्लेनेशन आपको बॉन्ड एंगल से दूंगी, बॉन्डिंग से दूंगी। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको फास्फोरस को लिखना है और उसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। जैसे मैंने आपको वीबीटी पढ़ाई थी ना, सेम इसके पास ये जो 3 ऑर्बिटल रहते हैं, यहाँ पर आप हाइड्रोजन के साथ क्या करवा दोगे? इसकी ओवरलैपिंग करवा दोगे और आपके पास ये ऑर्बिटल देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती तो इसका बॉन्ड एंगल 94 नहीं होता, इसका बॉन्ड एंगल कितना जाता? 107 जाता। क्योंकि ये प्योर ऑर्बिटल्स की आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर आपका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है या फिर 94 डिग्री के आसपास प्रेजेंट है। और जो ये pH3 के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? प्योर s ऑर्बिटल के अंदर देखने को मिलता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फास्फोरस का जो लोन पेयर है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? वो प्योर s ऑर्बिटल में देखने को मिलता है। और जो नाइट्रोजन का वो कहाँ पर देखने को मिलता है? वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर आपको देखने को मिलता है। आइए इस केस से भी बता देते हैं। मैंने आपको अभी बॉन्ड एंगल का केस बताया था, कोस थीटा से भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं। इसका 94 डिग्री होता है, ठीक है, और हमारा परसेंटेज एस करेक्टर कितना निकल कर आता है? 2%। इसका मतलब, इसका क्या मतलब है? अगर एक बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर आपका कितना है? 2% है, तो 3 में कितना होगा? 6% होगा। अगर इन तीनों बॉन्ड पेयर में मिलाकर परसेंटेज एस करेक्टर आपका 6% निकल कर आ रहा है, तो लोन पेयर में कितना होगा? 94%। कितना आएगा? 94। लोन पेयर का मतलब 94% एस करेक्टर तो कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि जो आपका लोन पेयर है वो आपका प्योरली एस ऑर्बिटल के अंदर क्या करता है? लाई करता है। क्या करता है? लाई करता है। आइए अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको अमोनिया और फास्फोरस हाइड्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकी हाइब्रिडाइजेशन है, नाइट्रोजन की कितनी है? sp3, और फास्फोरस की तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है। बॉन्ड एंगल इसका 107 है और इसका कितना आता है? अप्रोक्स 94 डिग्री आपके आसपास देखने को मिलता है। बेसिसिटी की बात करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अवेलेबल फ्री लोन पेयर होता है तो ये इजिली अपने हाइड्रोजन को दे देता है और इसलिए ये ज्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू आपका जो फास्फोरस हाइड्राइड है। बिकॉज जो फास्फोरस के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो प्योरली एस ऑर्बिटल में होता है, जो कि न्यूक्लियस के काफी पास होती है, तो वो इजिली अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं देने देती है।
अगर मैं सोल्यूबिलिटी की बात करती हूँ तो ये ज्यादा सोल्यूबल है, बिकॉज ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली हाइड्रोजन को दे देता है, तो इजीली इसका सोल्वेशन हो जाता है, इजीली इसका हाइड्रेशन हो जाता है, जबकि इसके केस में ऐसी कोई भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलती है। आइए चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आइए उसके बाद शुरू करते हैं। यहीं तक सिर्फ ड्रैगोस रूल था। सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है, थर्ड पीरियड से नीचे जो एलिमेंट आते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। अब मैं आपको कुछ तरीके बताना चाहती हूँ कि हम लोग बॉन्ड एंगल को कैसे कंपेयर करते हैं। बॉन्ड एंगल का एक सेट ऑफ रूल होता है, जिसको आपको उन रूल को एज इट इज लगाना होता है और आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल को कंपेयर करवा सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको किसी भी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है CO2। CO2 की सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, क्या आएगी sp, BF3 की sp2 और CH4 की आपकी क्या आएगी sp3। बॉन्ड एंगल कंपेयर करवा लेंगे 180, 120, 109। तो हाइब्रिडाइजेशन को देखते ही आप लोग बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लगा सकते हो। सबसे पहला रूल, सबसे पहले आपको क्या देखनी है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की आपको हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, फिर आपको देखना है लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर आपको लोन पेयर देखने हैं, लोन पेयर को देखना है, ठीक है। लोन पेयर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड एंगल। ये जो लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे आपस में क्या करेंगे, ऐसे टक्कर खाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने के बाद वो बॉन्ड एंगल को छोटा कर देंगे, ऐसे ऐसे भिड़ेंगे और छोटा कर देंगे, मतलब बॉन्ड एंगल को दबा देंगे, बॉन्ड्स को दबा देंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं बता सकती हूँ आपको, ये हमारे पास क्या है CH4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, NH3 sp3 sp3। इन सब में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बट इनमें लोन पेयर अलग अलग है। इसमें नो लोन पेयर तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, इसमें एक लोन पेयर तो इसका बॉन्ड एंगल दूसरे नंबर पे, और इसमें दो लोन पेयर तो यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल जो निकल कर आता है वो कितना आता है, 104। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर किसी भी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वो अपने पास उस इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा, रखने की वजह से वहां पे रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। और आप इसको ड्रैगोस रूल की हेल्प से भी समझ सकते हो। नाइट्रोजन में जो हमने निकाला था वो 107 निकाला था, और इसको हम लोग 90 के आसपास रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया था। थर्ड रूल हमको क्या लगाना है, ये वाला लगाना है। फोर्थ रूल जो है वो सबसे बड़ा रूल है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, जहां से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है। साइड एटम का साइज को आपको देखना है। साइड एटम का साइज आपको इन रूल को नंबर वाइज लगाना है। पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन, फिर आपको सेंट्रल एटम की क्या देखनी है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको क्या देखना है, सेंट्रल एटम के लोन पेयर, फिर आपको क्या देखना है, फिर आपको देखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और फिर आपको क्या देखना है, साइज ऑफ साइड एटम। अगर साइड एटम का साइज बड़ा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया OCl2 OF2, हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी भी sp3, कितने लोन पेयर 2, और इसके भी कितने 2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम कितनी 3.5, इसके भी कितनी 3.5। फर्क कहाँ पर है, क्लोरीन का साइज ज्यादा बड़ा है, दोनों का साइज बड़ा, एक दूसरे को ऐसे ऐसे भिड़ाएंगे, एक दूसरे को भिड़ाएंगे तो वो बॉन्ड एंगल एकदम से खुलेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हमारा कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो इसके ऊपर आ जाता है, कंपेयर द बॉन्ड एंगल। हमें कंपेयर करवाना है किसको, इनके बॉन्ड एंगल को। देखिए OCl2 का तो सबसे बड़ा होगा, अगर मान लो ये C है तो C का तो बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होगा, उसके बाद B और उसके बाद A। अगर मैं इनके बॉन्ड एंगल की कंपैरिजन करवाती हूँ A और B की, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का झुंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झुंड हो जाएगा। और यहाँ पर ये अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पर ये अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दूर दूर जा रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, आपका कम। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा रिपल्शन की वजह से। तो सबसे ज्यादा C का बॉन्ड एंगल, देन आपका A का, और देन आपका B का। तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके बाद आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने बॉन्ड एंगल्स की, ठीक है। हाँ जी, ये आपके पास कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिगार्डिंग द बॉन्ड एंगल। मेरे पास क्या है, SOF2 है, SOCl2 है, SOBr2 है और SOI2 है। सबसे पहले हमें क्या करनी है, इसकी ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना है। अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे
अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या आएगी, sp2, क्या आएगी, sp2। इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 है, और इसकी भी sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई, ठीक है। सेंट्रल एटम सबका क्या है, सेम है, ठीक है। बस आपको क्या याद रखना है, अब साइज पर जाना है। देखिए साइज, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। साइड एटम का साइज बढ़ने से रिपल्शन ज्यादा होता है, और रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। PF3, PCl3, PBr3, PI3, सबका सब कुछ सेम है, बस साइज बढ़ रहा है किसका, साइड एटम का। फटाफट से ऑर्डर लगा देंगे, साइड एटम का क्या बढ़ रहा है, साइज। आइए एक बार इसको देख लेते हैं। अगर आप इसकी ज्योमेट्री को निकालते हो तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर आती है sp, कितनी आती है, sp, और ये क्या है, sp2, और ये भी क्या निकल कर आ रही है, sp2। अब ये तो पक्का पता है भाई इसका ज्यादा होगा। अब इन दोनों में से देखना है, अगर मान लो इसको मैं मान लेती हूँ B और इसको मान लेती हूँ C, इसके पास तो क्या है, एक लोन पेयर है, क्या है, एक लोन पेयर, और इसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेगा या फिर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, और इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑर्डर लगाएंगे ए के बाद C और C के बाद B। तो इस तरीके से आप लोग क्या लगा सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बॉन्ड एंगल से क्वेश्चंस थे मैंने आपको सोल्व करवा दिए। मैंने सारा का सारा आपको बेंट रूल, ड्रैगोस रूल पढ़ा दिया। इसके बाद मैं आपको डाइपोल मूवमेंट पढ़ाऊंगी। होपफुली आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही है। मेरी सीरीज काफी इफेक्टिव है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं और केमिस्ट्री से टेट की तैयारी कर रहे हैं। होपफुली आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही है। प्लीज अपनी मेरी सीरीज के ऊपर अपना प्यार ऐसे जताते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।